ऑल ऑफ यू, मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी। उसके बाद हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 की कंप्लीट करेंगे। वैसे तो यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जो आपको एनसीईआरटी कवर कराए हैं, लेकिन वो एक ही क्लास एक ही चैप्टर को 2-2 घंटे तक ले गए हैं। मैं इसमें आपको इम्पॉर्टेंट बिंदु पढ़ाऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका 20 से 25 मिनट में एक चैप्टर समराइज करने की कोशिश करूँगी। इस तरह आपका 7-8 चैप्टर जो भी होंगे वो एक हफ्ते के अंदर क्लास 6 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम 7th की स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपका पॉलिटी का जो सीरीज़ है वो भी चलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर फर्स्ट है सौरमंडल में पृथ्वी। तो ये जो है तो यहाँ का आपका जो ये वाला जो है ऊपर से लेके नीचे तक, तो यहाँ आपको कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा खगोलीय पिंड क्या है, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। यानी कि यहाँ से आपको पता चला कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और वैसी वे सारी वस्तुएं जो चमकेंगी वो खगोलीय पिंड होंगी। और खगोलीय पिंड बड़े आकार के होंगे, गर्म होते हैं, और इनके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है। और सूर्य एक तारा है। उसके बाद ये सारी चीज़ें भी, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ध्रुव तारा क्या है, तो पहले ज़माने में आपको पता है कि लोग जो है तो रात में तारे को देखकर दिशा का निर्धारण करते थे। तो जो उत्तरी तारा है उत्तर दिशा को बताता है, वैसे ही ध्रुव तारा बोलेंगे। उसके बाद ग्रह क्या कहलाएंगे। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। यानी खगोलीय पिंड वे हो जाएंगे जिनमें उनका स्वयं का ऊष्मा प्रकाश होगा, लेकिन तारों में स्वयं का ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है। मतलब ग्रहों में स्वयं का ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, वो तारों से प्रकाशित होते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है तो आपको ये थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि ग्रह हैं। और ग्रह में जो है तो सूर्य है, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो होते हैं तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है। फिर उसके बाद क्या आएगा, बृहस्पति आएगा, यूरेनस आएगा, शनि आएगा। तो अगर पूछ लेगा कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किसके और किसके बीच में होती है, तो आप बताएंगे कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। किसका है, पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है। यानी कि हर एक का अपना एक उपग्रह होता है। सौरमंडल क्या है, तो अभी मैंने आपको दिखाया था सौरमंडल। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्यमंडल है। क्वेश्चन पूछ लेगा सौरमंडल में क्या क्या आते हैं, तो सूर्य आएगा, 8 ग्रह आएंगे, उपग्रह आएंगे, खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड आएंगे। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे
पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ये तो बस ऐसे ही है। और शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पे ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया। ज्योग्राफी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। ठीक है, तो आप याद रखना कि ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण होता है। जीई का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है, अब हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों का बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे सबसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये हो गया सूर्य के बारे में आपका। ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले इसे बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। इसको याद रखना। ठीक, क्या क्या है सौरमंडल के 8 ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, कक्षा कहलाते हैं। यानी कि बोला गया है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऐसे ऐसे करके है ना कि चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार में फैले, बोल देगा कि कैसे फैले हैं, तो दीर्घवृत्ताकार में, और ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है? बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो आ जाएगा कि सूर्य का चक्कर लगाने में बुध को कितने दिन लगते हैं? तो 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या है? शुक्र, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह माने गए हैं। तो बौने ग्रह कौन कौन से हैं ये भी आ सकता है। तो प्लूटो और सीरस जो हैं तो वो बौने ग्रह हैं। यहाँ पे क्या है कि खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो अगर आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि आर्यभट्ट क्या थे, तो खगोल शास्त्री थे। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का। अब पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, पहला है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, लेकिन आकार में 5वां है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआप कहा जाता है। भूआप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु की उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अगर क्वेश्चन आता है कि मतलब लिखने के लिए कि पृथ्वी क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि पृथ्वी में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाएंगी। ना अधिक गर्म होगी, ना अधिक ठंडी होगी, उसमें पानी भी होगा, वायु होगा। इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पृथ्वी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं।
नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला सबसे पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ये आपकी इमेज है कि रॉकेट का प्रक्षेपण कैसे हुआ है, रॉकेट पृथ्वी पर गिरा कैसे, उपग्रह की कक्षा में कैसे पहुंचा, ये सब। उपग्रह क्या है? तो उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये इम्पॉर्टेंट है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो तारों क्षुद्र ग्रह क्या हो जाएगा आपका? तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यहाँ से MCQ बन के उठते हैं कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है तो किसके बीच पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। और क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं? तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड होते हैं इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। आपको पता है कि कभी कभी होता है ना कि उल्का पिंड गिरा है तो वो इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वो गिर जाते हैं। उसके बाद आकाशगंगा क्या है? तो लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे, आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो अगर आ जाए क्वेश्चन में कि सौरमंडल क्या है, तो आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। क्या क्या है? करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बहुत ही कम समय में। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता दी। और इसी तरह से टाइम वेस्ट ना करते हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आपको डेली पढ़ाती चली जाऊंगी और आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा। और मुश्किल से 7-8 पेज का आपका नोट्स बनेगा क्लास 6 की NCERT का, और आप उसको घंटे 2 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।